तो अपना वो भेज देना रिपोर्ट लिंक, क्योंकि आपका स्कोर शो नहीं हो रहा है ना, इसलिए। ओके मैम। भेज दोगे? पता है ना रिपोर्ट लिंक जो ग्रुप में आया है, उसमें अपना आईडी पासवर्ड जो भी पूछते हैं वो डीओबी वो डाल के देना है। मैम उसमें तो मेरा भी शो नहीं हो रहा, मैम हिस्ट्री में से निकाला था मैम, उसमें शो हो रहा है पहले वाले में। उसमें शो क्या आ रहा है उसके अंदर? मैम पता नहीं मैम, कह रहे रिपोर्ट नहीं फाउंड हो रही। और जब तुमने टेस्ट दिया था, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? नो मैम, पर मैम जो मैम मेरी हिस्ट्री में संडे वाला लिंक मैम वो ओपन हो रहा है, उसमें मैम रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है मैम, वो मैंने मैम को भेज दिया था। अच्छा, मुझे भी भेज दो एक बार, पर्सनल ग्रुप में भेज दो। ओके मैम। कुछ इश्यू आया है इस बार टेस्ट स्कोर को लेके ना, कुछ बच्चों का रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है डैशबोर्ड में। ठीक है, हर्ष जी, हर्ष का हर्ष हर्ष ठीक है, मनप्रीत जी आ गए हैं, सुहान सारे ठीक है। ठीक है बच्चों, जिसका सीयूटी का फॉर्म रहता है पेंडिंग है, कल तक हो जाएगा क्या? हाउ मेनी? अच्छा, कल तक कौन कौन भर लेगा कंप्लीट विद अलोंग विद द पेमेंट? मनप्रीत आपका हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट करके मेरे को अपडेट कर देना ग्रुप में। नवजोत आपका भी हो जाएगा, ओके। और सुहानी आपका हो जाएगा? मैम अभी पापा मैम ने नहीं सब्जेक्ट क्या बताया। चूज करने हैं? ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ आकाश बोलिए। मैम आपने एक आध सब्जेक्ट हाँ बताऊंगी हाँ, तो मैं बता आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो जो भी आपका फीस है, जो एक्चुअल है बेस्ड ऑन योर कैटेगरी, वो आपका फीस लगेगा। बट इफ यू चूज मोर देन 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम आप 5 चूज कर सकते हैं, तो आपका वो फी बढ़ जाएगा, राइट। तो मैं आप सभी को यही बोलूंगी कि मेन आपके इंग्लिश इंग्लिश कह रही हूँ, पीसीएम तो है ही है, बिकॉज यू आर फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड, है ना। इफ यू डू बीएससी कोर्सेज, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, है ना, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट का ही स्कोर जो है, मेन सब्जेक्ट का स्कोर ही कंसिडर किया जाता है सीयूटी में, राइट। एंड इसके अलावा आपको एक लैंग्वेज जरूर सिलेक्ट करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो इंग्लिश का जो आपका पेपर होता है लैंग्वेज वाला, वहां पे होता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ पीसीएम सिलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए ऑलरेडी क्लोज्ड हैं। बट इफ यू चूज पीसीएम प्लस एक लैंग्वेज का, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस वहां पे खुल जाते हैं। और आप यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हो करो, आप नहीं करना चाहते हो नहीं करो, उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लग रही। हाँ, 3 से ज्यादा तुम 4 करो, 5 करो, आपकी फीस बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन मैम अगर बीटेक के लिए, बोलो बोलो। हम बीटेक के लिए क्या क्या चूज करें मैम, जो ज्यादा यूनिवर्सिटी मिले? आपका यहाँ पे बीएससी कोर्सेज ऑफर कराती हैं, जैसे डीयू हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, बीएचयू हो गई, है ना, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अच्छी अच्छी जो आपकी ये करा रही हैं, बीएससी कोर्सेज करा रही हैं आपको। बीटेक के लिए नो डाउट आपको जेई के थ्रू जाना पड़ेगा, राइट। उसके लिए आपको पता है, जिसका आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। बट Yes, जो ये अपॉर्चुनिटी है सीयूईटी के लिए, वो भी बहुत अच्छी है। देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैंने मास्टर्स करी हुई है, शायद आप लोगों को पता होगा मेरा, मैंने मास्टर्स की हुई है। पहले मैंने बीएससी की थी, फिर मैंने एमएससी की थी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। मैंने भी यही की थी, और इसके काफी सारे ऑप्शंस हैं। देखो, जब मैं अपने टाइम में थी तो मेरे को तो इतनी गाइडेंस नहीं मिली थी। हाँ, हमारे टाइम क्या होता था ना बच्चों, ये सीयूईटी का एग्जाम नहीं होता था, राइट। वहां पे क्या होता था, जो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि कई बार ना हमारा थिंकिंग थोड़ी ऐसी होती है कि जेई एक बहुत अच्छा एग्जाम है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है जेई, अगर हम बीटेक करते हैं और लाइक बीएससी का नाम सुन के तुम्हें लगता है थोड़ा स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है, ये मैंने बहुत नोटिस किया है अपने टीचिंग करियर में। बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को।
देखो हर कोई बच्चा ना जेई करके बीटेक नहीं कर रहा है, पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि आजकल ना सब जगह एंट्रेंस हो गया, ठीक है, सब जगह एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। हमारे टाइम क्या होता था ना, 12th के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता था डीयू कॉलेजेस में। और जब मेरे टाइम, जब मैंने अपना 12th पास आउट किया था 2014 में, तो वहां पे क्या था, लाइक मेरा जो परसेंटेज था 12th में, वो मैटर करता था कि डीयू का कौन सा कॉलेज मिलेगा। क्योंकि डीयू में आपने सुना होगा, क्योंकि आधे बच्चे दिल्ली से, जिनको जो और जगह भी रहते हैं, डीयू का मेरे ख्याल से सबको पता होता है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस, राइट। तो नॉर्थ कैंपस में कॉलेजेस अच्छे माने जाते हैं, साउथ कैंपस में थोड़ा बच्चों को लगता है खराब है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो जो कॉलेज की रैंकिंग होती है ना, उसके बेसिस पे हम बोल देते हैं कि नॉर्थ कैंपस के अच्छे, साउथ के बेकार है। ऐसा वैसे होता नहीं है। अगर आप डीयू के कॉलेजेस से पढ़ रहे हो तो आपका रेपुटेशन है, मतलब, राइट। तो उस टाइम पे परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होता था। मेरे को बहुत, मेरे दिमाग में ना वो था, क्योंकि मेरे घर के पास दिल्ली पड़ता है, तो मेरे था ये था कि मुझे डीयू जाना है। मतलब होता है ना, कोई बहुत ज्यादा गाइड करने वाला आपको नहीं है, तो आपको सिर्फ बहुत लिमिटेड चीज ही पता है, राइट। तो मेरे साथ वही था कि मुझे ये था, डीयू डीयू करते रहते सारे, मैंने डीयू जाना है, राइट। लेकिन जो डीयू के लिए परसेंटेज चाहिए था, वो चाहिए था जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, सबको पता है टॉप मोस्ट कॉलेज मिरांडा हाउस, इंडियाज नंबर 1 साइंस कॉलेज, स्टीफंस कॉलेज है आपका, हिंदू कॉलेज है आपका, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। कॉमर्स के भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट आप लोग क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आप वो वाले कोर्सेज ही सिलेक्ट करोगे, राइट। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज है, काफी अच्छे कॉलेज हैं। तो यहाँ पे एडमिशन मिलता है। बट मेरा स्कोर उतना नहीं था, क्योंकि वहां पे कट ऑफ गई थी 96, 97, 98 के आसपास गई थी, इससे कम तो गई नहीं थी। और मेरे परसेंट इतने नहीं थे, राइट। मेरे परसेंटेज थे, मेरे कुछ 84, 85% थे, तो मेरा वहां पे कोई चांस ही नहीं था डीयू में, समझ रहे हो। बट अब क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ वो वाला क्राइटेरिया नहीं है अभी, राइट। मतलब होता है, वो भी देखा जाता है कितने परसेंटेज है, बट मेन जो कर दिया है वो एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है ना। तो अब एंट्रेंस, एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसका आप फॉर्म भरते हो सीयूईटी का, तो अब इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्स यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो वो अपना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, जिसका सिलेबस जो होता है वो 12th का सिलेबस होता है आपका, मेनली 12th ही आता है उसमें, मेनली 12th ही आता है। मैं थोड़े टाइम ले रही हूँ, ठीक है, बिकॉज ये जानना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कई बच्चों को ना ऐसे लगता है कि स्टैंडर्ड डाउन होता है बीएससी कोर्सेज करने में, बट रियलिटी क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जेईई का एग्जाम छोड़ो, नो डाउट इट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, बट सीयूईटी इज ऑल्सो अ वेरी 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 गुड ऑप्शन। तुम देख लो, मैंने खुद बीएससी एमएससी की है, हाँ मैंने डीयू से नहीं करी है, बट मैंने जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है, तो सोचो उसमें भी मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। सोचो अगर हम डीयू बीएचयू से करते हैं, तो सोचो आपको कितनी और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। तो ये कॉमन जो टेस्ट होता है, उसमें आपका 12th का सिलेबस आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत 11th का बेसिक पूछा जाता है, मेनली आपका 12th होता है। जो लेवल रहता है, लेवल अच्छा होता है, जेई से थोड़ा सा कम होता है लेवल, जेई से थोड़ा कम लेवल होता है इसका, सीयूटी का। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको मान लो टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है साइंस कोर्सेज में जो आप लेना चाहते हो, जनरली बच्चे बीएससी मैथ्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री से जाते हैं। अगर आपका टॉप मोस्ट, मान लो मैं सबसे बढ़िया कॉलेज ले लेती हूँ मिरांडा हाउस, मिरांडा हाउस गर्ल्स का है, कोएड नहीं है, गर्ल्स का है। तो अगर किसी बच्चे का एडमिशन मिरांडा हाउस में हो जाता है, तो 3 साल जो आप वहां के प्रोफेसर से सीखोगे ना चीजें, वो एक अलग लेवल की होगी, क्योंकि वहां पे सारे प्रोफेसर पीएचडी हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। और उसके बाद फिर आपके पास और ऑप्शन खुल जाता है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, अब आपकी मर्जी, आप मास्टर्स डीयू से ही करना चाहते हो तो एंट्रेंस देना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन डीयू में आपको इतना अच्छा लाइक नॉलेज मिलता है ना, तो आप आईआईटी से भी अपना मास्टर्स कर सकते हैं। उसके लिए एक एग्जाम होता है आईआईटी जैम करके, जो आपको बीएससी के बाद जब एमएससी करते हो, आपकी मर्जी है, आप किसी यूनिवर्सिटी से करना चाहो, बट अगर आपके पास, आपने इतना अच्छा नॉलेज गेन किया है, तो आईआईटी जैम का पेपर होता है वो दो, डायरेक्ट आईआईटी से आप अपने मास्टर्स कर सकते हो,
तो अगर आप वहां पे जा रहे हो तो आपकी कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो जाती है, और जितना पैकेज एनआईटी का होता है ना, उतना ही आपका, अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, जो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी मैंने बताया, और भी बहुत सारी है ना, लेकिन डीयू बीएचयू हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे, जितना तुम्हारा एनआईटी में होता है उतना ही सेम मान लो, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, इसका बल्कि ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो लाइक प्लेसमेंट जो है अच्छा होता है, तो ये बीएससी कोर्सेज के लिए होता है। ठीक है, तो मैं देखो हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ कि ड्रॉप कर लेना ना लेना अल्टीमेट बच्चों के ऊपर होता है, कभी भी टीचर पुश नहीं करता कि ड्रॉप लो ड्रॉप नहीं लो, बट एज अ टीचर, एज अ मेंटर, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, मैं ये, अगर आपको करनी ही इंजीनियरिंग है, मतलब कईयों का होता है ना सपना कि भाई मैंने तो इंजीनियरिंग ही करनी है, फिर तो आप लोग अपना इसी की तरफ जाओ, मतलब अगर मान लो नहीं भी होता आपका तो यू कैन टेक अ ड्रॉप। बट अगर किसी का ऐसा है ना कि मुझे सेटल होना है, मतलब मुझे प्लेसमेंट अच्छी चाहिए, मुझे अर्न अच्छा करना है, यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट दिस ऑप्शन, राइट। तो ये है, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। मेरी तरह टीचर कैसे बनते हैं, यही बनना है आप, मतलब यही करना है आपको। आपको बीएससी करनी पड़ेगी केमिस्ट्री से, इफ यू चूज केमिस्ट्री। अगर फिजिक्स अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट करो। फिर आपको उसी, जैसे मान लो इफ यू चूज केमिस्ट्री, राइट, तो आपको केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में, राइट। और भी होंगे, मैथ्स भी होता है फर्स्ट ईयर में, बहुत सारी चीजें होती है। मेरी एक स्टूडेंट है, वो नीट का दे रही थी एग्जाम, बट उसका नीट, उसने हाँ 1 साल ड्रॉप किया था नीट के लिए, बट उसका हुआ नहीं था। तो मैंने कहा भाई देखो, सब लोग नहीं बने होते, सबका नीट में होता है क्या, नहीं होता ना, हजार कुछ बच्चों का होता है। तो मैंने उसको बोला, वो बहुत दिल पे लगा रही थी, मतलब वो कहती नहीं मैम मेरे को करना है, मेरे को करना है। मैंने कहा बेटा तेरे को जहां लेके जा रही है ना तेरी डेस्टिनी, वहीं जा तू। उसने सीयूटी का भी मैंने भरवाया था उसका फॉर्म, उसका मिरांडा हाउस में है वो, उसको 2.5 साल हो गया वहां पे। तो शी इज मिरांडा हाउस। वो भी मेरे को कहती है मैम मेरे अंदर ना एक चीज रह गई कि मैं ना नीट नहीं दे पाई, मुझे एमबीबीएस करना था। मैंने कहा जहां तू है ना, वो मेरा भी सपना था वहां पे आने का। बहुत लोगों का सपना होता है मिरांडा हाउस। तुम मानोगे साल की कितनी फीस है उसकी? अराउंड 21 से 25-30 हजार के बीच में है साल की। सोचो तुम अपने पेरेंट्स को कितना फाइनेंशियली तुमने कितना वो कर दिया, उनको बर्डन कम कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना बेटा ये, तो फीस बहुत कम होती है इनकी। तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा टीचिंग में जाने के लिए। ग्रेजुएशन के बाद आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 2 साल की मास्टर्स होती है। अगर आपका बहुत अच्छा नॉलेज लेवल है, वो हर किसी का हो जाता है डीयू में रहने के बाद। एक अलग लेवल का बच्चा निकल के आता है डीयू बीएचयू, और भी यूनिवर्सिटीज है, पंजाब की भी यूनिवर्सिटीज है, एक अलग लेवल का निकल के आता है बच्चा। उसके बाद आप मास्टर्स करो, आईआईटी से करो, अगर आपका आईआईटी जैम क्लियर हो जाता है, फिर आपका जो है आप टीचिंग उसमें लाइन में आ सकते हैं। अगर आपको जेई नीट वाली फील्ड में जाना है तो आपके लिए यही है जो मैंने बताया है। बीटेक भी कर सकते हो, मतलब बीटेक से भी आप टीचिंग करियर में आ सकते हो। अपने यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने बीटेक किया, जैसे हर्षित सर है, उन्होंने बीटेक करी हुई है ना। तो बीटेक से भी आप टीचिंग में आ सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अगर आप चाहते हो कि आपको कॉलेज में पढ़ाना है, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको मास्टर्स करने के बाद एक एग्जाम होता है नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसको क्लियर करके, उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि अच्छे नंबर लाने, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है बस। तो वो करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस होता है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अगर आपको जेई नीट में ही टीचर्स को, मतलब बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए जो मिनिमम वो होती है क्वालिफिकेशन, वो बीटेक, आपका मास्टर्स। ठीक है, तो ये होता है। हाँ सिमरनजीत, आप कुछ पूछ रही थी मेरे से। मैम ये तो समझ आ गया कि क्यूट का एग्जाम देना, बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये कहाँ से फॉर्म करना है फिर और कैसे है इसकी मेन प्रोसेसिंग। आपको हमने ग्रुप में भेजा हुआ है, आप ग्रुप देखती नहीं हो? आप देखो ग्रुप में, आपके पास सारा सीयूटी का डिटेल्स आया हुआ है, रजिस्ट्रेशन लिंक भी मैंने भेजा हुआ है, उसको क्लिक करो, उसको फिल करो। कब होगा मैम फिर ये एग्जाम?
ये एग्जाम होता है, वहां पे डेट भी मेंशन है, कहाँ मई में है शायद ये एग्जाम। आपका जब परीक्षा हो जाएगा ना, पेपर हो जाएंगे, फाइनल बोर्ड्स हो जाएंगे, उसके बाद ही होता है, सो डोंट वरी, उसकी कोई टेंशन नहीं। मेरे को लगता है ये सबको ही देना चाहिए, सबको। जैसे हमारे में बोलते नहीं है कि यार 12th के बाद तुम्हें अगर कुछ करना है ना आगे, तो मल्टीपल फॉर्म्स निकलते हैं, आप भर दो। अगर आपको मान लो नहीं भी करना है, लेट से कईयों का गोल ही क्या है कि बीएससी करनी है मैंने, ओ सॉरी बीटेक ही करनी है मैंने, तो एज एक्सपीरियंस दे आओ ना, घूम भी आओगे तुम, है ना। जो दिल्ली वाले वो दिल्ली में भरेंगे, तो तुम्हें डीयू के किसी उसमें होगा तुम्हारा एंट्रेंस टेस्ट, पंजाब वालों को मतलब उस हिसाब से सेंटर आएगा, घूम भी आओगे और तुम्हें एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि किस तरीके के एग्जाम्स होते हैं और भी, है ना। तो ये भर दो, मैं तो कहूंगी सारे बच्चे भर दो। तो एक लैंग्वेज जरूर सिलेक्ट करना, ठीक है, एक लैंग्वेज जरूर सिलेक्ट करना, उसके लिए तुम्हारे पास ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। पहले तो मार्क्स के बेसिस पे होता था, बट अभी ये क्राइटेरिया नहीं है। हाँ आकाश, ऑप्शन नहीं चलो है इसमें? स्टार्ट करें फिर। क्या बेटा? का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें? बीटेक का? हेलो, आवाज नहीं कोई आ रही आकाश, चैट में लिखोगे क्या? बीएससी कोर्सेज और भी कोर्सेज है। हाँ, एक और चीज, जरूरी नहीं कि बीएससी ही कोर्स, बीएससी मतलब जो बच्चों को जनरली वो चूज करते हैं, और भी कोर्सेज हैं आप लोगों के, आप जाके देखो। नहीं, बीटेक का तो नहीं है बेटा, बीटेक का नहीं है। और बीएससी के अलावा भी और भी कोर्सेज हैं, जो अगर आपको सिलेक्ट करने हैं तो आप एक बार जाके देख लेना कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन सा करते हैं। जैसे आप साइट पे जाओगे ना सीयूईटी की, तो वहां पे यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स ऑफर कर रही है, ठीक ठीक है। वहां पे ये देख लो आकाश, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज है, मेरे को भी इतना नहीं मालूम होगा, राइट। तो आप वहां पे जाके देख लो, आप सर्च कर दो, ऊपर सर्च बार है, वहां पे आप सर्च करके देख सकते हो जो आपको करना है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी ये वाला कोर्स ऑफर कर रही है, तो आप देख लीजिएगा। सिर्फ बीएससी इज नॉट एन ऑप्शन, और भी है, मल्टीपल कोर्सेज है, ठीक है। चलिए आइए, बट हाँ टीचिंग में, अगर आपको टीचिंग में जाना है आगे, तो आपको वही करना पड़ेगा, आपका बीएससी, फिर एमएससी, फिर उसके बाद आगे। चलिए ठीक है, चलो चले फिर। तो आज मेरे को आपको कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को डिस्कस करने थे। तो मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ मुश्किल सा तो देखो नहीं कराऊंगी, बट हाँ जो चीजें आसान है, जो फटाफट तुम कैच कर लोगे, और जो तुमने पहले पढ़ा हुआ है, मॉक टेस्ट में भी मैंने कहीं कहीं डिस्कशन करवाया हुआ है, तो वो हम जरूर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, जो इसमें टॉपिक पूछे जाते हैं वो कौन कौन से पूछे जाते हैं। एक तो पेपर में आपका बोहर मॉडल आता है, बोहर मॉडल से सवाल आता है। बोहर मॉडल तुमने 11वीं तो पढ़ी है ना सबने, तभी आए हो तुम 12वीं में। तो जैसे आपका रेडियस निकालने का फॉर्मूला, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, है ना, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया आपका, ठीक है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपका क्वांटम नंबर, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी को ये टॉपिक आते हैं ऑलरेडी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और किसी को नहीं आते तो देखो मैं सिखाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को आज की क्लास में, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है मेरा बेटा। और क्वांटम नंबर में ही जो है आपके 4 रूल्स भी बेसिकली आप लोग पढ़ते हो ना, ऑफ बो रूल है ना, एक n+l रूल होता है, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है, हुन्स रूल होता है ना, तो वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रेडी हो समझने के लिए? चले हम, मेरे ख्याल से आ गए हैं, काफी बच्चे हैं क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला टाइप का क्वेश्चन ये बनता है सबसे आसान। देखो ये वाला क्वेश्चन अगर किसी की भी पेपर में आएगा, छोड़ना नहीं है। देखो आपको क्या बोला है, कंपेयर द एनर्जीज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ऐसी स्पीसीज जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और क्वांटम नंबर NLMS होते हैं, सुना है ये तुम लोगों ने। N आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है,
एल आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, जिसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इस टाइम पे आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे जो जेई रेलेवेंट नहीं है। कई जेई में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं जो इक्के दुक्के कभी वो पूछ लेता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस में नहीं लेने हैं, राइट। तो एन आपका होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट, ये सारे। अब यहाँ पे आपको एनर्जीज का ऑर्डर बताना। एक बात बताओ, तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आज पता है कि 1s फिर 2s फिर 2p की एनर्जी ज्यादा होती है, फिर 3s है ना, 3p 4s 3d, इस तरीके से तुम्हारा सिलसिला चलता रहता है। तो तुम्हें यही बताना है, लेकिन n और l की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, जो ये ऑर्डर आया है ये हम करते हैं n+l रूल से। किससे करते हैं मेरा बेटा? n+l रूल से। n आपके पास दिया ही हुआ है, l भी दिया हुआ है। l क्या होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। ठीक है, ठीक है मेरा बेटा। और हाँ, अगर ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है किसी को, तो देखो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी ये पढ़ के जाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप क्लास में भी वही बच्चा रुक सकता है जिसको थोड़ा बहुत, तो मतलब हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पता है, जैसे एन एल क्या है, तो फायदेमंद है। मैं नहीं चाहती हूँ आप अपना 1.25 घंटा फिर उस चीज में लगाओ जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत पास है, इस टाइम पे हमें थोड़ा सा अच्छे से काम लेना पड़ेगा। तो n आपके पास क्या है? अगर मैं a की बात करूं 4 और l कितना है 1, तो ये कितना हो गया 5। b देखो 4 + 2 कितना हो गया बच्चों 6। c में देखो पलक है क्या, 3 + 1 4। d क्या हो गया 3 + 2 5, और e क्या हो गया 4 + 0 4। यस और नो? हाँ मैम। अब आप कैसे बताओगे किसकी एनर्जी ज्यादा है कम है? देखो, जिसकी n+l की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये देखो सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू है, तो यानी कि b वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद 5 वाले की, लेकिन मैम 5 तो 2 है, कैसे डिसाइड करोगे? अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो आपको देखना पड़ेगा n की वैल्यू क्या है। जिसकी n की वैल्यू बड़ी होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी मेरा बेटा कम होगी। डन है? चलिए आइए, फिर उसके बाद लास्ट में 4 वाली बची है, तो अब इसमें भी सेम है। तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो आगे आ जाएगा, जिसकी n की वैल्यू कम होगी वो पीछे चला जाएगा। तो CEDAB इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट है n+l रूल। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको n और l की वैल्यू दे दी जाएगी, आपको पूछेंगे एनर्जी का ऑर्डर बता दो, एनर्जी का ऑर्डर बता दो। बता पाओगे? यस। कुछ yes, नहीं करना, तुम्हें सिर्फ n+l, n और l को ऐड करना है। जिसकी n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा। अगर n+l की वैल्यू सेम होगी तो आप डिसाइड करोगे n को देखकर। अगर n बड़ा है उसकी एनर्जी ज्यादा, n अगर छोटा है तो उसकी एनर्जी कम। ध्यान रखना, ये जो ऑर्डर होता है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए ये ऑर्डर नहीं होता है। वो क्या होता है अभी मैं आगे के क्वेश्चंस में दोबारा बताऊंगी, वैसे मैंने मॉक टेस्ट में बताया था, कर लोगे। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तुम्हारे अगर पेपर में आता है ये तो बहुत फ्री के नंबर हैं। ठीक है मेरा बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। एटम है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमसे जानने हैं, जिसका क्वांटम नंबर तुम्हें दे रखा है, n दे रखा है 4। n का मतलब क्या हुआ? फोर्थ का मतलब, n 4 होने का मतलब क्या है? फोर्थ शेल है, यस। पढ़ते हो ना एलिमेंट, ये देखो यही मतलब है, फोर्थ वाला शेल है, 1 2 3 4। ठीक है, ml की वैल्यू क्या है? 1 है, मोड है 1। मोड का मतलब क्या है? प्लस और -1 दोनों हो सकती है। स्पिन माइनस हाफ, जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है कितनी होती है? 2 ही होती है ना, या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। जो आप ऐसे दिखाते हो इसका मतलब क्या है? एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। ये ml क्या है? ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तुमने सुना कि d की 5 ऑर्बिटल होती है?
1 2 3 4 5 सुना ही है, करते ही यही आ रहे हो तुम तो जो डी की 5 ऑर्बिटल होती हैं उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगी, 5 ही होंगी। कौन कौन सी होती है, +1 -1 0 +2 और -2। जैसे पी की कौन सी होती है, +1 0 और -1, समझ रहे हो, इस तरीके से वैल्यूज होती है ml की वैल्यू। अब ये कह रहे हैं कि एक ऐसा एटम है, आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताना है जिसका उन्होंने क्वांटम नंबर n दे दिया है, 4 है, मतलब फोर्थ शेल है। अब फोर्थ शेल में 4s भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है, 4f। यस और नो, कंफर्म करेंगे सारे बच्चे। इफ यस मैम। यू हैव फोर्थ शेल तो हमें क्या पता, 4s भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है, 4f भी हो सकता है। फिर उसमें से भी उसने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। आपको वो वाला लेना है सबशेल जिसकी ml में क्या होगी, +1 और -1 वाली वैल्यू होगी। यस और नो, चलिए लिखते हैं हम इसको, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो सारे बच्चे, आओ। ठीक है, तो फोर्थ में 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f। यस और नो, Yes, ma'am. 1 2 3 4 5 6 7 7 होती है ना, ठीक है, f में 7। अब हमें ml की वैल्यू कौन सी वाली लेनी है, +1 और -1। क्या s में क्या होता है, ml की वैल्यू 0 होती है। कैसे निकाल सकते हो ये तुम निकाल सकते हो, ट्वेल्व +1 से तुम्हें ये मिल सकता है कि कितने होगा। जैसे l की वैल्यू क्या होती है, s के लिए 0 तो 1, यानी कि ml की सिर्फ एक ही वैल्यू है, कौन सी, 0। ठीक है, ml आपको पता चलता है -L2 +L, या तो ये आप ध्यान रखो, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है तो सिर्फ एक की वैल्यू है 0। ठीक है, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1, तो -1 से 1 के बीच में क्या आएगा, 0। तो इसके पास होगा -1 और +1, बताइए मेरे को। ऐसे डी वाले के पास भी होगा -1 और +1, ऐसे एफ वाले के पास भी 2 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिसके पास -1 और +1 वाली ml की वैल्यूज होंगी। डन। अब मुझे बताओ ऐसी कितनी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 6, तो टोटल 6 ऑर्बिटल हो गई। बताइए बच्चों, यस मैम। कंफर्म करो। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 6 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो, 2, तो 6 में कितने भरोगे, 12। 12। बट 12 आंसर नहीं है, Ma'am, 6 कौन 12 सी वाली है? आंसर नहीं है, कि आपको बोला है स्पिन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -12। तो ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही भरोगे ना, मतलब इस तरीके से, एक की +हाफ होगी और एक की -हाफ। आपसे पूछा है, आपको वो बताना है जिसकी स्पिन -हाफ होगी, तो ये क्या हो जाएंगे, 12 के आधे हो जाएंगे, यानी कि 6 हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 6। फिर से सुनो, हाँ बोलो, मैम 6 फिर से सुनो, हाँ हाँ बोलो बोलो, 6 बताना कैसे है? बता दो। फिर से सुनो, आपको N4 दिया है, मैंने बता दिया, 4s 4p 4d 4f हो सकता है। ml की वैल्यू 1 है, मोड में है, यानी कि +1 भी हो सकते हैं और -1 भी। तो अपने को क्या मिले, 4 ऐसे ऑर्बिटल मिले, 4p में 2, 4d में 2 और 4f में 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हो, 6 में आप 12 भरोगे जिसकी स्पिन +हाफ और -हाफ होगी। यस और नो। तो आपसे पूछा है, आपको वो वाले लेने हैं इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन -हाफ होगी, तो 12 का आधा ही तो होगा। 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी स्पिन -हाफ होगी और 6 ऐसे होंगे जिनकी स्पिन +हाफ होगी। मैम ये 6 क्या ले रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन पूछे हैं ना आपसे, यस मैम। इलेक्ट्रॉन पूछे है ना मेरा बेटा। देखो भाई, आया नहीं लगता है समझ में, देखो पी में मैक्सिमम कितने भर सकते हो तुम, 6। यस मैम। बताओ, इसकी स्पिन +हाफ -हाफ, सेम यहाँ पे भी +हाफ -हाफ। अगर मैं बोलूं वो इतने कितने, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ जिनकी स्पिन -हाफ है, तो कितने लिखोगे तुम, 3 ही 6। लिखोगे। अब आ गया 6 समझ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। मैम हाँ जी बेटा, मैम ML जो 1 है मैम वो क्या शो कर रहा है, मैम वो बता दीजिए। कहाँ पे बेटा,
ये क्वेश्चन में ऊपर ml इक्वल टू 1 है। ml इज इक्वल टू 1 ये बता रहा है कि जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है आपका ml की जो वैल्यूज हैं 1 का मतलब ये है मेरा बेटा कि ml की वैल्यू +1 भी हो सकते हैं -1। जैसे आप लोगों को पता है p की 3 ऑर्बिटल होती है, px py pz, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी ये ml की जो वैल्यूज होती हैं, अब 3 है px py pz, तो 3 वैल्यूज होंगी, राइट। तो इसकी वैल्यूज हम निकालते हैं -L टू +L। हम बोलते हैं एक -1 होगा, एक 0 होगा, एक 1 होगा। क्यों? क्योंकि p के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। तो ये वो ml की वैल्यूज यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो हर ऑर्बिटल को एक ml की वैल्यू जो है मतलब एक वैल्यू असाइन की जाती है। p के लिए 3 ऑर्बिटल है तो 3 वैल्यूज, d के लिए 5 ऑर्बिटल है तो 5 वैल्यूज, s के लिए एक ही ऑर्बिटल है तो एक ही वैल्यू, और अगर f आपको देते हैं तो 7 वैल्यूज होती है उसमें, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस तरीके से वैल्यूज जो है वहां पे दी जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बता रहा है, ठीक है जी। चलिए कर लोगे अंशुमन? चलो ठीक है। Yes, ma'am. ये वाला देखो, ये वाला अगर वो कम समझ में आया है, वैसे तो वो आ जाना चाहिए, उससे ज्यादा तो मैं डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद n इज इक्वल टू 4 एंड ml इज इक्वल टू 0। अब आपको बताने हैं ऐसे कितने ऑर्बिटल्स होंगे जिनका n 4 होगा और ml की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। देखो n आपका शेल बता रहा है, L आपका सब शेल और शेप को बताते हैं ऑर्बिटल का। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ओरिएंटेशन बताता है, ओरिएंटेशन जैसे p का px py pz, x डायरेक्शन में, py में आंसर नहीं पूछा अब्दुल्ला जी मैंने, सो डोंट राइट द आंसर इन चैट बॉक्स, ठीक है। pz अपना z वाले उसका है डायरेक्शन में, ठीक है। और लास्ट है स्पिन, वो स्पिन बताएगा इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ है या माइनस हाफ। तो अब इसमें भी क्या होगा देखना, 4 है n की वैल्यू, तो कौन कौन सा होगा? 4s 4p 4d 4f। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. ध्यान से देख लो जिसको पिछले वाला पल्ले नहीं पड़ा। s की एक ही ऑर्बिटल होती है, p की कितनी होती है? 3, d की 1 2 3 4 5, और f की कितनी होती है बच्चों? 7 1 2 3 4 5 6 1 7 हो। अब ml की वैल्यू 0 लेनी है, तो s के लिए तो होती ही 0 है, p में कितनी होंगी 0? एक ही 0 होगी, d में भी एक ही ऑर्बिटल होगा ऐसा जिसका 0 वैल्यू होगी, और f में भी। तो ऐसी कितनी ऑर्बिटल तुम्हें मिल गई? 1 2 3 4, है ना, 4 ही तो होंगी। तो आंसर कितना आएगा? 4। अगर तुमसे पूछता कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 में कितने आएंगे? 8। आंसर 8 हो जाता। समझ में आया? इस तरीके से आपको करना है। चलिए आगे चलूं। डन है। आकाश जी थोड़ा सा याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा था? श्रुति, यस हर्ष, मैम। आज अमनदीप की आवाज ही नहीं, अमनदीप नहीं आता है क्या चैप्टर? प्रिंस, खुजान, दिव्या, दीप्ति, नवजोत, सुनीति, अंजलि। मैं आपको मुश्किल वाले क्वेश्चन करवा ही नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो आपको समझ आ जाएंगे अभी, और आप वो भूलेंगे नहीं। आगे देखो, 4 क्वांटम नंबर बताने क्या पूछा है? द 4 क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ ये क्या है? ये पोटेशियम। पोटेशियम का पहले तो ये देखो, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में जाता है? लीना ने की रब से 3D में। फरियाद ने की। हाँ जी बताइए बेटा। मैम 3D में जाता है। हाय हाय, इधर इधर एक पिटाई करूं मैं। 3D में डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है पोटेशियम। 2s1 लिथियम में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम का 3s में जाता है, तो पोटेशियम का 4th में जाएगा। Yes, ma'am. तो वो कह रहे हैं कि जो द 4 क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन आया आपका 4s में, इसमें आपको सारे क्वांटम नंबर के बारे में बताना है। तो n की वैल्यू क्या है? 4, 4.
की वैल्यू बताओ भाई। 0 0। ml की वैल्यू 0, क्योंकि s के लिए 0 ही होती है। और स्पिन जो है प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी। तो आप ऑप्शन में देख लो क्या लिखा हुआ उन्होंने, प्लस हाफ। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सेकेंड। Yes, ma'am. और ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। एक बार उन्होंने पोटेशियम का पूछा था और एक बार पता नहीं शायद रुबीडियम का पूछा था। तो ये क्वेश्चन 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है जेईई में। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट 1 देखो क्या बोल रहा है। द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ा है ना। जैसे आपकी डी की कितनी ऑर्बिटल होती है मेरा बेटा, 5 होती हैं। पी की कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो ये क्या होती है, इनकी एनर्जी सेम है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, ऐसी ऑर्बिटल्स को हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये इतना क्लियर है मेरे को लगता है। ये तो इसमें तो कोई एक्स्ट्रा आपको नॉलेज नहीं चाहिए, ये सब बच्चों को मालूम है ना। चलो फिर उसके बाद कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम में 3p3d डीजेनरेट नहीं होते हैं। तुम्हें याद है तुम्हारा वो जो क्वेश्चन आया था अभी मॉक टेस्ट में, मैंने तुम्हें बताया था, लिखो सारे बच्चे, आता है फिर भी लिखो। फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज order of energy depends on value of n। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। क्योंकि मेरा बेटा एक बात बताओ, हाइड्रोजन के पास या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इस बेचारे इलेक्ट्रॉन को कौन परेशान करेगा, कोई भी परेशान नहीं करेगा। यस और नो, देयर इज नो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट, कोई शील्डिंग इफेक्ट, पंगा ही नहीं है, राइट। तो जो तुम ये लिखते हो 1s 2s 2p 2p, ये नहीं होता है यहाँ पे। हाँ, n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे 1s की एनर्जी कम होती है 2 वाले से, लेकिन 2s 2p की क्या होती है, बराबर होती है। 3 वाले की ज्यादा होती है, लेकिन 3s 3p 3d दोनों तीनों ही सेम होती है। 4th वाले की ज्यादा होती है, लेकिन 4s 4p 4df की बराबर होती है। इस तरीके से सिलसिला आगे चलता रहता है। तो यहाँ पे बोले कि 3p 3d आर नॉट डीजेनरेट, ये तो गलत हो गया मैम। हाइड्रोजन में तो ये बराबर होते हैं, डीजेनरेट होने चाहिए। हाँ, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती तो ये नहीं होता, तो वहां पे आपकी 3d की एनर्जी ज्यादा होती है ना। तो ये गलत हो गया, बताइए। Yes, ma'am. पल्ले पड़ा। विवेक है क्लास में, विवेक नहीं है, आज तो बहुत बच्चे नहीं आए। आज क्या है वैसे, ट्यूसडे है ना। अच्छा, लोहड़ी है मैम। लोहड़ी तो मुझे पता है, हैप्पी लोहड़ी, लेकिन मैं सेम टू यू। ये पूछ रही थी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। मतलब पता है मुझे लोहड़ी है, लेकिन ये दिमाग से निकल गया कि तुम्हें विश करना है। ठीक है, तो तुम पंजाब वाले बच्चे तो मना रहे होगे फिर रात को मस्त बैठ के। हिमाचल वाले भी। हाँ हाँ, हिमाचल वाले तो सब कोई मनाता है। ठंड में तो बैठ जाओ आग के आगे, मंगवा लो मूंगफलियां रेवड़ी हैं और चलाओ वो गाना। अच्छा, कौन सा गाना होता था अपना, कोई बताएगा? सेम टू यू बच्चों, कौन सा गाना होता है वो, बताओ लोहड़ी वाला। हाँ, सुंदरी मुंदरी हो, तेरा कौन बेचारा हो, मस्त है ना। चलो मस्त बैठना आपके आगे एकदम बढ़िया से। चलो, सेम टू यू बच्चों, सेम टू यू। चलो आओ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सबशेल n इज इक्वल टू 4 एंड स्पिन हाफ होनी चाहिए। सेम किस, देखो तुम नोटिस करो क्वांटम नंबर पे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि 2 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर से। मैं चाह रही हूँ 2 में से एक तो तुम बना लाओ क्वांटम नंबर से, अगर आएगा तो, है ना से अच्छा तो भाई 4 नंबर, राइट। अब हमें बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल कंप्लीटली फिल्ड सबशेल
n 4 है और स्पिन हाफ है। अब तुम मुझे बताओ फोर्थ में कौन कौन से आएंगे? सबशेल 4s, ध्यान रखना जितने जो n की वैल्यू होगी उतने ही सबशेल होते हैं आपके, ठीक है? तो 4 है तो 4g मत कर देना, 4g मत कर देना, 4s 4p 4d 4f। अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का 2n², बट मैं कहूंगी नहीं रहने दो, तुम उसमें गड़बड़बाजी मारोगे, इसलिए देखो। तो s में कितनी ऑर्बिटल होती है? एक ही होती है। इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7। बोलो हाँ के ना? Yes, तो ma'am. अगर इसमें एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे बताओ टोटल कितने हो गए अपने पास? 32। मैम बट तो सिर्फ प्लस हाफ स्पिन का 32 इलेक्ट्रॉन्स है। स्पिन कितनी दे रखी है? प्लस हाफ। तो 32 के क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे, ठीक है? तो यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा? 16 आ गया। डन है? बताइए Yes, ma'am. सारे बच्चे देख लो। सुहानी हो गया, बबल, नवजोत, हैप्पी, Yes, ma'am. वेरी गुड। सुनिधि जी यस मैम। क्या कहती हो? ईशा, समृतिका, तुषार, चलो तुषार तो मस्त, तुषार क्लास में आ जाते तो बहुत बढ़िया। हर्ष जी कर लोगे? क्वेश्चन आएगा तो ले आओगे 4 नंबर? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये तो थे अभी तक क्वांटम नंबर पे बेस सवाल थे कुछ। अब आ जाओ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे। तो देखो भाई ये भी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तुम्हें बस एक फॉर्मूला याद करना है इसके लिए। देखो ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? देखो ऑर्बिटल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है? ऑर्बिटल आपका बेसिकली वो स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी 100% नहीं होती कि यही मिलेगा इलेक्ट्रॉन, है ना? 90% तुम बोल सकते हो, बट 100% यू कैन नॉट से, क्योंकि तुम्हें पता है हाइजेनबर्ग, चाहे किसी ने 11वीं में पढ़ा हो, लेकिन वो एक बात बोल के गया है कि तुम अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो तुम एक टाइम पे उसकी दूरी और उसकी वेलोसिटी आप नहीं डिटरमाइन कर सकते। उसका रेडियस क्या है, उसका वेलोसिटी क्या है, आप नहीं एक टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बता सकते हो। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, नहीं बता सकते हो। तो जो बोहर, हमारा बोहर था ना, बोहर जिसमें तुम रेडियस के फॉर्मूले निकालते थे, उसमें जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था, जब हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि भाई तुम नहीं कर सकते हो एक साथ, तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट रिप्लेस हो गया ऑर्बिटल से। तो ऑर्बिटल में हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तुम एकदम फॉर श्योर नहीं बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही। जैसे बारिश में, बारिश आ सकती है, नहीं आ सकती है। वैसे तो आजकल हम गैस लगा लेते हैं भाई बारिश आने वाली है, बट स्टिल होता है कई तरह से, ठीक है? कि मौसम तो होता है बारिश का लेकिन आती नहीं है, ठीक है? तो आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो इलेक्ट्रॉन की मिलने की है, राइट? एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे कि मिलेगा यहाँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब जो आपका एल होता है ना, एल मेरा बेटा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला ये होता है बेटा, बस ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। L इज इक्वल टू L इंटू एल प्लस 1 h/2π। L क्या है तुम्हारा? यही एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना? और h/2π, h तो तुम्हें पता ही है प्लैंक्स कांस्टेंट है, और कई कई बुक्स में h/2π को h कट भी लिखा हुआ है, h कट, ठीक है? तो अब तुम मुझे बताओ s के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0। 0. तो क्या हो जाएगा? 0 h/2π। तो x की वैल्यू क्या आ गई? कंपेयर करो, कंपेयर करो। 0 गाने बज रहे हैं भाई बैकग्राउंड में, माहौल है। x 0 आ जाएगा। तो ध्यान रखना जो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जो आप निकालते हो, n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता कि n क्या है। अगर तुम 4s ले लो, 5s ले लो, 2s ले लो, 3s ले लो, सबके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी?
0 आएगी। अगर तुम मान लो 3p ले लो, 2p ले लो, 5p ले लो, 7p ले लो, सबकी वैल्यू सेम आएगी। l की जगह क्या पुट कर दोगे, बस तुम 1 पुट कर दोगे। ठीक है, इतना क्यों डर गए हो इस फॉर्मूले से? ये तो मालूम है ना तुम्हें, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1, ये तो याद ही रखना है यार, इसको नहीं मैम यस हाँ जी, आपने बोला क्या, ये बोला है 4f 4 मतलब 4d 4p इन सबकी सेम ही होगी एल की वैल्यू? ना 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 ना, 3 जैसे s वालों की सेम होगी, p वालों की सेम होगी, d वालों की सेम होगी, f वालों की सेम होगी, तो बोला मैंने। ठीक है, ये नहीं बोला कि 3p 3d की सेम होगी, क्योंकि l सेम होना चाहिए ना। अगर 3p लोगे तो l तो डिफरेंट हो जाएगा, 3p के लिए l अलग होता है। ठीक है, तो ये मैंने बोला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन में which of the following orbitals described by 3 quantum number will have same energy, मतलब ये क्या बोल रहा है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन है जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कौन सी ऐसी क्या बोला है, which of the following orbital described by 3 quantum number जिनकी सेम एनर्जी है in the absence of electric और magnetic field। देखो मेरा बेटा, जैसे मान लो आपकी ये है d ऑर्बिटल है, ठीक है, आपको याद है कोऑर्डिनेशन में मैंने क्या कराया था, पहले तो क्या रहता है, जबकि जब मेटल के साथ कोई लिगेंड नहीं होता इनकी एनर्जी सेम होती है ना, लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है तो क्या होता है, ये एनर्जी इनकी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, 3 D2G के नीचे EG के ऊपर। ठीक है, तो यही कह रहा है जब तक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना प्रेजेंट हो तब तक आपकी स्प्लिटिंग वहां पे नहीं होगी। तो शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जीमन इफेक्ट वगैरह कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, नहीं भी पढ़ा तो ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डीजेनरेसी वहां पे ब्रेक हो जाती है, जबकि यहाँ पे बोला एब्सेंस, यानी कि डीजेनरेट ही रहेंगी। तो आपको यही चेक करना है किसकी एनर्जी जो है आपकी सेम होगी, चेक करें। आइए, तो सबसे पहले n और l, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1s है ना, 2 और Yes, 3, ma'am. इसका मतलब ये 2s है। आगे देखो c वाला 2p है, और d वाला क्या है, 3d है, और e वाला भी क्या है, 3d है। यानी कि जो d और e है जिसमें 3d आ रहा है, इनकी एनर्जी तो सेम ही होगी, यस और नो? तो यानी कि d और e ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है मेरा बेटा, हो जाएगा? यस मैम। n की वैल्यू 1 2 3 होगी, तो फिर l की वैल्यू यहाँ पे कैसे डिटरमाइन की है? l दिया हुआ है ना बेटा, अभी तो बताया, इतनी देर से मैं बोल क्या रही हूँ। अगर l की वैल्यू 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन होगा, s ऑर्बिटल ही तो होगा। ओके यही इतनी देर से बोल रही हूँ, L1 होगा, लिख लो भाई, नहीं पता है तो। S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2, और ये F के लिए L की वैल्यू 3। ये 4 ही याद रखनी होती है आप लोगों को, क्योंकि आपके F ब्लॉक तक है ना आप लोगों का 12th में F ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हो, तो F तक ही आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो, हाँ जी मैम, जो सी ऑप्शन था उसमें n की वैल्यू 2 थी, फिर हमने 3d कैसे लिया? कहाँ पे मेरा बेटा? नहीं, अरे मैंने ये नहीं लिखा ना, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E है। ठीक है, ओके चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो, मॉडर्न फिजिक्स में मेरे ख्याल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ता है, तो मेरे लिए आसान होगा इसको बताना। आइए समझते हैं। देखो, पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझो होता क्या है थोड़ा सा। मान लो मैंने, वैसे तो काफी बड़ा टॉपिक है बट तुम्हें आ जाएगा समझ में। देखो, अगर आपके पास मेटेलिक सरफेस आप ले रहे हो, ठीक है, अब जो भी आप मेटल ले रहे हो, लेट से मैं लिथियम ले रही हूँ, आपको पता है लिथियम के पास क्या होगा, ये जो एटम है इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे उसके पास, यस और नो? हमें क्या करना है, इस मेटेलिक जो ये सरफेस है लिथियम का, हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है।
अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, यस और नो, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इस जो ये मेटल ले रहे हो, हर मेटल का अलग अलग एनर्जी होता है, कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी उसकी होती है, जिसको आप क्या बोलोगे, वर्क फंक्शन बोलोगे। या तो आप W से डिनोट करो या फाई से डिनोट करो, तुम्हारी इच्छा है। इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी, लेट से 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, समझ रहे। अब तुम जो है, तुम एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो, ठीक है, किसी भी, मान लो किसी भी वेवलेंथ की तुम जो है रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हो, उसकी एनर्जी मान लो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब जो तुम भेज रहे हो वो 3 इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की है, ठीक है, बेसिकली तुम फोटोन्स डाल रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उनकी एनर्जी। और लिथियम की खुद की कितना है, कितना, 2.4 है, यस और नो। तो एक बात बताओ, जो तुम भेज रहे हो 3 और इसको चाहिए कितनी, 2.4, तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी मैम। क्योंकि जितनी तुम भेज रहे हो उसको तो उससे कम चाहिए। अब 3 उसको चाहिए 2.42, तो 3 में से 2.42 तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज हो जाएगी, और जो बाकी बची विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। यस मैम। यही तो मतलब है ना, 3 भेज रहे हो तुम, 2.42 उसको चाहिए, यूज कर लेगा वो, उतनी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जो बाकी बचेगी वो क्या हो जाएगी, उतना इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा, मतलब इट विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। तो अगर आपने जो एनर्जी भेजी है, या फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी बोल सकते हो मेरा बेटा, कि जितनी तुम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन भेज रहे हो, अगर वो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या होती है मेरा बेटा, जो आप फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा रहे हो, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी, अगर वो ज्यादा है या बराबर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, जिसको मैंने न्यू नोट से दिखाया है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। ये है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो भाई होनी चाहिए, है ना, वेरी गुड। अगर मैं लेमडा की टर्म्स में बोलूं, तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, तो लेमडा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू लेमडा नॉट होना चाहिए। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस। यस मैम। चलिए, बहुत ही सही। चलो ये सवाल करते हैं एक बार, देखो आपको क्या दिया हुआ है, हर मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, दिख रहा है, ये देखो। वो कह रहे हैं कि कितने ऐसे मेटल हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे अगर तुम इतने वेवलेंथ की लाइट जो है वो उस पे डाल रहे हो। तो तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ, सबसे पहले तो इसको एनर्जी में चेंज करो। क्या फॉर्मूला होता है, 1240/400, ओ सॉरी, हाँ 12400 होता है, 12 ये इतना होता है, आई थिंक 12400 होता है ना, एक सेकेंड। मैम 12400 होता है एनएम में, 12 हाँ 40 होता है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में। ये ना आप ध्यान रखना, आई नो फिजिक्स में पढ़ते हो तुम, बट स्टिल याद रखना, अगर तुम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो 12400 बाय जो लैम्डा लेते हो दैट शुड बी नैनोमीटर। अगर तुम एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो 1240 बाय जो लैम्डा होती है दैट विल बी एंगस्ट्रॉम। याद रखना, तुम लोगों को तो याद होगा, तुम लोग ये यूज करते रहते हो अक्सर, ठीक है। अच्छा, तो 12400/400 ये कितना हो जाएगा आपका, 3.1 के आसपास कितना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, बोलो। यस मैम। तो अब एक बात बताओ, लिथियम का कितना है, 2.42, आप भेज रहे हो 3.1, तो यहाँ से तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। आप भेज रहे हो 3.1, सिर्फ कितना चाहिए, 2.3, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये नहीं निकलेंगे, देखना ये 3.1 से ज्यादा है। 3.7 तो भाई है उसकी थ्रेशोल्ड, जो तुम भेज रहे हो 3.1 की, हो पाएगा क्या काम, नहीं हो पाएगा, समझ गए। तो यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसे हैं जो आपके, ये क्या कहते हैं, एक सेकंड रुको, जो निकल जाएंगे, एक मिनट बच्चों,
हाँ, तो देखो तुम लोगों को याद नहीं है, मुझे लग रहा था गड़बड़ है। जब नैनोमीटर में होता है ना तो 1240 होता है, और जब आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है तो 12400 होता है। ठीक है, अब तुम डिवाइड करो 1240 को 400 से, 3.1 आएगा। ठीक है, ठीक है जी। देखो एक बार, जब तुम 1240 को करोगे डिवाइड बाय 400 तो आ रहा है ना 3.1, पहले तो कट रहा था ना वो ऊपर से, तो वो यस तो 31 बनेगा ना बच्चों। थोड़ा सा ध्यान दो भाई, तो ये यस मैम, मैं चीज आप वही ध्यान देख दो। रही थी। हाँ, तो ये आप लिख लो, ये आपके फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा, बड़े बड़े कैलकुलेशन को चुटकियों में, वरना करते रहोगे HC बाय लैम्डा लगाओगे, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करोगे, वो बहुत पंगा हो जाता है, ये याद रखो। हाँ, ये कंफ्यूजन है, मेरे को भी कई बार याद नहीं रहता, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3। तो अगर कोई सोच रहा है मैम ये क्यों दे रखा है, H दे रखा है, C दे रखा है, E दे रखा है, वो इसलिए दे रखा है कि अगर मान लो किसी बच्चे को ये याद नहीं है तो फिर वो इस वाले फॉर्मूले से जाएगा। यस और नो, फिर वो H की वैल्यू पुट करेगा, C की पुट करेगा, लैम्डा को मीटर में लेगा, फिर एनर्जी कहीं जाके जूल में आएगी, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये चाहिए होगा, राइट। तो इसीलिए जो है ये यूज नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ये यूज करो। हाँ बेटा कृतिका। मैम इसमें एनर्जी 3.1 है, अगर मैम हमें ऑप्शन में भी 3.1 देगी दी होगी तो भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, 3.1 हो या 3.1 से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वहां पे। ठीक है, चलूं आगे। हाँ, एक और चीज ध्यान रखो। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि जब तुम मेटेलिक सरफेस पे डालोगे, रेडिएट करवाओ, इंसिडेंट करवाओगे एनर्जी, उसमें से जितनी चाहिए वो माइनस हो जाएगी, जो बचेगी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। और E क्या होता है एनर्जी, H न्यू होता है, ये फॉर्मूला मालूम है तुम लोगों को, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू H। तो ये क्या हो जाएगा, H न्यू नोट हो जाएगा, क्योंकि ये जो इंसिडेंट करा रहा है वो फ्रीक्वेंसी है, ये जो मेटल की है थ्रेशोल्ड, तो ये काइनेटिक एनर्जी। बस अब थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आना चाहिए, इसको वेवलेंथ में चेंज भी कर सकते हो, C बाय लैम्डा, और HC बाहर भी ले लो चलेगा, राइट। तो ये आपका बन जाता है। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी तुम लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला याद रखो, और ये कंडीशन जो मैंने 2 याद रखवाई हैं वो याद रखो। ठीक है, और ध्यान रखना जब तुम रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हो ना, तो ऐसा नहीं कि तू जब तुम फोटोन भेज रहे हो थोड़ा सा ये वेट करेगा, चाय पानी पिएगा और फिर जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे तुम भेजोगे उसी टाइम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा, कोई टाइम लैग नहीं होता है इसमें। क्लियर है, जैसे ही भेजोगे इलेक्ट्रॉन पुर बाहर। वो कंचा खेलते थे, कंचापन है, कंचा खेलते थे बचपन में, एकदम लगाया पुर, वही होता है। हाँ, भेजी निकला, भेजी निकला। और ध्यान रखना एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे काफी सारी चीजें होती हैं, बट उसका इतना टाइम नहीं है, तुम इतना ध्यान रख लो अभी के लिए, वो बहुत है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा तुम फ्रीक्वेंसी करते जाओगे उतना क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, बिकॉज आपका फ्रीक्वेंसी रिलेट होगा काइनेटिक एनर्जी से। हाँ, लेकिन अगर तुम मान लो इंटेंसिटी बढ़ाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या, बहुत सारे फोटोन्स तुम डाल रहे हो, मान लो तुम 1000 फोटोन्स डाल रहे हो, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा इजेक्ट आउट होंगे। तो ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे, इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही फोटो करंट होगा। तो फोटो करंट निकालने के लिए तो आप ये सब एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो। ठीक है, चलिए, हालांकि इतना ज्यादा नहीं पढ़ना आप लोगों को। अब ये देखो,
वो क्या कह रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस as soon as the beam of light of frequency greater than the threshold frequency strike the surface। ठीक बात है ना, ध्यान से पढ़ो। फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन वहां पे निकल जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि फिर वो कह रहे हैं फोटोन ऑफ एनी एनर्जी स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन इन एटम, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फोटोन टू इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। गलत है ना, कोई भी एनर्जी का थोड़ी ना तुम फोटोन डाल सकते हो, मैच होना चाहिए, यस और नो। तो दिस इज मैम फ्रीक्वेंसी ग्रेटर ही होती है ना, बराबर पे नहीं निकलेगा ना? नहीं बेटा, आपको जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है ना, अभी यही तो कृतिका ने बोला और यही चीज मैंने यहाँ पे बताई, तुम ध्यान क्या दे रहे हो फिर तुम लोग। मैं बोल रही हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फ्रीक्वेंसी या तो बराबर हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, अगर मान लो 3.1 है, लेट से मैग्नीशियम की 3.1 है और 3.1 ही तुम दे रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, ये फॉर्मूला देखो इधर आओ, ये है हमारे पास, ठीक है। अगर मान लो लेट से ये 3.1 है, ये भी 3.1 है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें 0, तो E जो है 5 के बराबर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी उस इलेक्ट्रॉन के पास, सिर्फ इतनी होगी कि वो बस उसके जंगल से बाहर निकल रहा है, दैट्स इट। मैम फिर जो, मैम ये तो पता था मेरे को, लेकिन फर्स्ट में मैम ग्रेटर ही बता रहा है, सिर्फ इक्वल टू का तो बता ही कोई नहीं। बात नहीं, वो ठीक है ना, गलत तो नहीं है ना, अच्छा मैम ठीक है। गलत तो नहीं है ना, ठीक है। तो यस, असर्शन आपका ठीक होगा और रीजन आपका गलत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये कर लेते हैं। 29, according to Bohr model of hydrogen atom, angular momentum of an electron stationary is quantized। ये तुम लोगों को पता है, जब हम बोहर मॉडल पढ़ते हैं वहां पे वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 का, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है और ये क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, देखो ये शायद में से किसी बच्चे ने पूछा भी था, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है। देखो तुम सबने सीढ़ियां भी, स्टेयर्स भी देखी है, रैंप भी देखा है, ठीक है। एक बच्चा है, कोई भी है, तुम स्टेयर से उतर रहे हो, पहले तुम ये वाला स्टेप उतरोगे, फिर ये उतरोगे, फिर आगे उतरोगे, यस और नो। और रैंप पे क्या होगा, तुम लोग चलते जा रहे हो। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, पहले तुम यहाँ उतरोगे फिर यहाँ उतरो, ऐसा तो नहीं है ना बीच में लटकते रहोगे, है क्या बीच में हवा में लटकते रहोगे, नहीं है ऐसा, पहले एक उतरोगे फिर एक उतरोगे, एक उतरोगे, राइट। ऐसे ही इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइज और इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूस मैनर, की चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो। सेम इस तरीके से यहाँ पे भी होता है। एक बार बताओ शेल कौन सी होती है तुम्हारी, 1 2 3 4, ऐसा है क्या 1.5 शेल कोई है, 2.5 शेल कुछ है क्या, नहीं है। तो जो n की वैल्यू होती है वो 1 2 3 ये हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है 1.5 h/2 पाई जिसका मोमेंटम होगा आपका एंगुलर मोमेंटम वो होगा, n फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, कहने का मतलब है। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो तुम्हारा फर्स्ट शेल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा h/2 पाई, 2 में है तो 2h/2 पाई, 3 है तो 3h/2 पाई। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 h/2 पाई कोई लेवल आ गया है जिसका एंगुलर मतलब, ऐसा नहीं है कि कोई लेवल 2.5 और उसका एंगुलर मोमेंटम ये हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं अंडरस्टैंड कोई भी वैल्यू तुम बना दोगे 1.5 2.5 3.5, डजंट लाइक दैट, स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, ठीक है। जैसे तुमने सुना भी होगा एनर्जी की वैल्यू -13.6 -3.4 है ना, -0.85, ऐसा तो नहीं है ना, -3.7 -0.89, ऐसा तो नहीं है ना। तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, तो उन्हें स्पेसिफिक वर्ड के लिए ही यूज किया है, वर्ड क्वांटाइज्ड वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो ये होता है क्वांटाइज्ड, तो बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट फर्स्ट। फिर वो कह रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट वायलेट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये ठीक है क्योंकि जो बोहर का कॉन्सेप्ट था उसने कहा था रेडियस और आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, जबकि हाइजेनबर्ग ने इसका उल्लंघन किया था कि एक टाइम पे तुम पोजीशन वेलोसिटी नहीं बता सकते हो, तो ये भी ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
तो इतना ही करेंगे। और भी हैं क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को करने का ट्राई कर सकते हो, राइट। कल जब पेपर डिस्कशन, अच्छा ओके, कल आपका पेपर है ना? हाँ यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों को ये मैं काम दे रही हूँ, अगर आप लोगों को आते हैं ये क्वेश्चन तो आप कर लो, वरना आप लोगों को मैंने जितना बताया है आप उतना ही करिए। एक तो क्वांटम नंबर पढ़ जाओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ जाओ, और बोहर मॉडल में जो रेडियस वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं वो आप लोग पढ़ जाओ, ठीक है। जितने मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ उतने ही, मतलब जितने मैंने करवाए हैं उतने ही करो। अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस आते हैं आगे वाले तो आप इसको कर लेना, वरना मैं आगे जाके डाउट क्लासेस भी रखा करूंगी आप लोगों की। जब आपकी क्लासेस नहीं होंगी, बीच में मेरे को जैसे भी टाइम मिलता है तो आप वहां पे भी आके मेरे से पूछ सकते हो, अगर आपसे से नहीं बनते हैं तो। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हुए ये तो फिर मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि इनको करो। आप समझ गए? बिल्कुल नहीं करे हैं तो मत करना,